21 जून है और हमको मालूम है कि 21 जून का यह अवसर 8 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में 177 देशों की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित करा करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस नाते से मान्यता दिलाई। एक बहुत बड़ा आयोजन मैं इसको मानता हूं कि दुनिया में भारतीय संस्कृति की जो देन है योग, इस योगासन को, योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज का दिन यह हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है। लगातार हम अभ्यास करते हैं। वैसे तो योग ये प्रतिदिन की एक क्रिया है हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक उत्सव के रूप में सारे देश में हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं। न केवल देश में, बल्कि ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही पारित 177 देशों ने किया हो, लेकिन आज 200 देशों ने इसकी मान्यता इसको मिली है। सारी दुनिया में अपने अपने समय पर दिन भर के 24 घंटे के अवसर में योगाभ्यास ये किया जा रहा है। मित्रों, आज का यह दिन मानवता के लिए योग इस थीम पर आधारित है। आखिर मानवता, इंसानियत ये एक ऐसा गुण है व्यक्ति का, अगर मानवता निकल जाए तो व्यक्ति पशुता के समान है। मानवता के गुण इस योग के माध्यम से आते हैं। योग केवल एक कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, यानी हमारा मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास सब इससे होता है। तो आज के इस अवसर पर हम अपने यहां हरियाणा भर में सभी ब्लॉक लेवल पर, सभी जिला लेवल पर, बल्कि कहीं कहीं तो शहरों में, वार्ड स्तर पर, गांव स्तर पर, विद्यालयों में, संस्थाओं में, मैदानों में, सब जगह ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज हम भिवानी में कर रहे हैं। इसी समय 2 कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री आज वो भी उपस्थित हैं। हरियाणा प्रदेश के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, केंद्रीय 2 मंत्री, एक मंत्री हमारे राखीगढ़ी में श्री कृष्णपाल गुर्जर, वो इस समय कार्यक्रम में उपस्थित हैं। एक केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, वो इस समय कुरुक्षेत्र में उपस्थित हैं। तो इतना बड़ा आयोजन मैं समझता हूं जनता का उत्सव की तरह जो मनाया जाने वाला एक अनूठा एक ये कार्यक्रम है। तो मैं पुनः दुनिया को इस दिए जाने वाले उपहार के लिए देश के प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन कोई इसको योग दिवस कहता है, मैं इसको निरोग दिवस कहूंगा, क्योंकि हमारा शरीर निरोगी बने इसके लिए योग की विधा ये हमारे लिए लाई गई है। शरीर अमूल्य धन है हमारा। आखिर एक निरोगी शरीर यदि रहेगा तो हम अपने जीवन में धारे गए लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। यदि शरीर निरोगी नहीं है तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत कठिन है। इसलिए देश के करोड़ों लोग आज जो योग कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपने शरीर को वो निरोगी करते हैं, इस प्रकार का ध्यान हमको आता है। हमारे यहां शास्त्रों में योग का बहुत उल्लेख किया गया है। महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग करने से हमारी चित्त वृत्ति, हमारा स्वभाव ये निरोधक बनता है। अर्थात इसके अंदर कहीं भी कोई दुष्विचार मन में आता है तो उस दुर्विचार को ठीक करने में योग की साधना ये हमको बहुत ही काम आती है। योग के कहते हैं 8 प्रकार हैं। योग हम आज जो कर रहे हैं केवल आसन ही कर रहे हैं, आसन उसका एक भाग है। योग हमारे लिए इतनी विधाओं से भरा हुआ है कि हम कई बार उसका स्मरण ही नहीं करते, उसका हमको आभास ही नहीं होता।
योग के बारे में सामान्यतः 8 अंग इसके हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 भाग हैं इसके। कोई यौगिक 8 भागों को और करता है तो अपने जीवन में ये कह सकते हैं कि वो मुक्ति के मार्ग तक पहुंचता है। ध्यान और धारणा बहुत बड़े भाग हैं इसके। शारीरिक क्रिया एक चीज है, बौद्धिक क्रिया दूसरी चीज है, मानसिक क्रिया तीसरी चीज है, आत्मिक क्रिया चौथी चीज है। तो ये केवल आसन तक सीमित नहीं, बल्कि इसके अलग अलग जो भाग हैं, और इसमें तो कई बार इसके अन्य अन्य नामों से हम जानते हैं। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया उस समय यह शब्द कहे थे, योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात योग करने से हमारा जो कर्म है ये कुशलता से हम कर सकते हैं। कर्म करने को हर प्राणी करता है, कर्म करने को तो पशु जानवर ये भी करते हैं, लेकिन उसकी जो कुशलता है वो योग से ही आती है। कर्म करना कुशल भी हो सकता है, कर्म करना निरर्थक भी हो सकता है, कर्म करना दृष्टिहीन भी हो सकता है, दृष्टिविहीन भी हो सकता। तो इसलिए कर्म की कुशलता वो योग करने से ही आती है। तो इसलिए इस योग का कई बार और शब्दों में प्रयोग करते हैं। हमारे यहां जो तनाव है, इस तनाव को दूर करने के लिए ध्यान धारणा ये बहुत आवश्यक है। कभी कभी योगिक योग करने वाले निद्रा योग इसका भी उपयोग करते हैं। शवासन, ये उसका जो आसन होता है वो निद्रा योग में अपने आप में एक अनुभूति जिस प्रकार की होती है वो भी एक योग है। योग को हमारे स्वभाव से भी कई बार जोड़ा जाता है। हठ योग, जो व्यक्ति हठ ज्यादा करता है, बाल हठ, राज हठ, कई प्रकार के ऐसे हठ किए जाते हैं, वो भी सब योग में आते हैं। तो योग बहुत बड़ी एक विधा है। इसलिए इस योग को मात्र एक आसन न समझ करके हम ये माने कि योग, हम एक प्रकार से योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है युक्ति, योग का मतलब होता है संधि। योग एक लंबी यात्रा है। योग हमारे मन को मन से, कहना हो तो मन को आत्मा से, मन को तन से, मन को बुद्धि से ये जोड़ता है। एक अनुशासन का पाठ हमको सिखाता है, एक समन्वय बैठाता है। आखिर शरीर के बहुत अंग हैं, सब अंगों की संधि, सब अंगों का एक प्रकार का ये अनुशासन जब हम दिखता है तभी उस योग का प्रॉपर पूरा लाभ होता है। मित्रों, 21 जून का दिन होता है, भयंकर गर्मी का दिन होता है, लेकिन आज मैं इंद्र देवता जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इतना सुंदर मौसम आज बनाया है, सुंदर मौसम बनाया है। ये ठंडी ठंडी हवा जब चल रही है तब मुझे इंद्र देवता का धन्यवाद करने की याद आई है। जो भी मौसम है, मेरा निवेदन रहेगा कि आज हमारी परीक्षा भी है। अगर इस मौसम ने थोड़ा अपना बिगड़ा रुख दिखा दिया तो मैं चाहूंगा, भले ही मैं यहां मंच पर बैठा हूं, कोशिश करूंगा आपके बीच में आकर बैठूं और इस भयंकर यानी तूफान के या किसी प्रकार की वर्षा के कारण से भी हमारा संकल्प है कि हम यहां अपना पूरे का पूरा योगासन का कार्यक्रम, हमारा जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा करेंगे। मित्रों, योग ये जो प्रासंगिक है, हमारी जीवन शैली ये बहुत बिगड़ चुकी है। हम आज अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते, आज अपनी दिनचर्या का ध्यान नहीं रखते। तो इस खान पान और दिनचर्या के बिगड़ते हुए हमारे शरीर बिगड़ गए हैं, हमारे स्वभाव बिगड़ गए हैं। अगर हमने योग को जीवन में स्थान दिया तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और कई बार बीमार जब होते हैं तो आज हमको जिस प्रकार की चिकित्सा पद्धति के माध्यम से बीमार शरीर को ठीक करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, अगर जीवन के अंदर एक आधा घंटा 45 मिनट प्रतिदिन योग का अभ्यास करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आप दवाई से दूर रहेंगे, आप बीमारी से दूर रहेंगे। आपका शरीर एक उत्तम साधन की तरह यह आपका साथ देगा। तो इसलिए योग का जो महत्व है, 5000 साल पहले जिन ऋषियों मुनियों ने इस योग की विधा को उस समय सार्थक पाया था, आज भी उतना ही सार्थक है। इसलिए इस योग के आयाम को, और मैं तो ये कहता हूं कि इसकी उपयोगिता
हमको समझ में ही पिछले 2-3 साल में आई है। 3 साल से हम एक बहुत बड़े एक संघर्ष का सामना कर रहे हैं, और वो संघर्ष है कोविड-19 का संघर्ष। कोविड-19 के समय हमारे शरीर जब बिगड़ने लगे, उस समय दवाई करने वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि आप योग करिए, आप प्राणायाम करिए, आप जो है श्वास क्रिया करिए। फेफड़ों के ऊपर सबसे ज्यादा असर कोविड-19 का हुआ है, तो इसलिए उसको भी ठीक करने के लिए योग का ही सहारा लिया गया। और दवाइयां भी बाबा रामदेव जी जैसे पतंजलि आश्रम में जो दवाइयां बना रहे थे, वो सारे देश में लागू हो गए। योग करने वाले बड़े बड़े साधक हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं बाबा रामदेव जी का भी, कि जिन्होंने उस योग को, जो अभी कंदराओं में, आश्रमों में, कुटिया में, मंदिरों में और वहां जा साधु सन्यासियों तक सीमित था, उसको निकाल करके देश की जनता के सामने लाके खड़ा कर दिया। आज पार्कों में, आज ग्राउंड्स में हजारों हजार लोग ये योग करने के लिए आते हैं। बहुत बड़ी विधा उन्होंने जो है इसको समाज में प्रचलित किया है। तो मेरा इतना ही कहना है कि हमने हरियाणा सरकार में भी इस योग को बढ़ावा देने के लिए, न केवल योग बल्कि पूरे आयुष को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयत्न अब शुरू कर दिए हैं। पिछले 4 साल में अभूतपूर्व प्रयत्न हुए हैं। आयुष विभाग आयुष नाम से कोई अलग से क्रिया नहीं होती। ये 6 क्रियाओं को मिला करके एक शब्द है आयुष। ए माने आयुर्वेद, वाई माने योगा एंड नेचुरोपैथी, यू माने यूनानी, एस माने सिद्धा, एच माने होम्योपैथी। इन 6 विधाओं को आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और अंत में होम्योपैथी, इन सबको मिलाकर के आयुष बना है। तो इस आयुष के विभाग एक पूरा अलग से विभाग बनाया हुआ है। उस विभाग के नाते से देश में बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो है इस समय खड़ा किया है। इन सब विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहीं उनके अस्पताल, कहीं उनके कॉलेजेस, कहीं उनकी डिस्पेंसरीज, कहीं उनकी पीएचसीज लगातार हम बना रहे हैं। हमने अभी पीछे योग दिनचर्या का हमारा हिस्सा बने गांव-गांव में योगशालाएं, व्यायामशालाएं ये बनाई हैं। 6,500 गांव के अंदर हम योग और व्यायामशालाएं बनाएंगे। अभी लगभग 1,000 योगशालाओं का कार्यक्रम, ये उनके शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं, योग शिक्षक, उनके स्थान बना करके वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जिसके अंदर आज भी जो हमारे वेलनेस सेंटर्स हैं, 339 वेलनेस सेंटर्स का अभी जो है आपके सामने उद्घाटन किया है। इन हजारों की संख्या में जो वेलनेस सेंटर्स बनेंगे, योग और यानी योग कक्षाएं जो जब वहां शुरू होंगी, तो निश्चित रूप से आज जो एलोपैथी का इलाज है, वो इलाज बहुत महंगा हो चुका है। उस इलाज के कारण से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा नहीं हो रहा, डॉक्टर्स की बहुत कमी है, दवाइयों की भी कई बार जानलेवा बीमारियों की दवाइयां भी हमको मिलती नहीं है। लेकिन इससे अगर हम थोड़ा दूर होंगे और आयुष के नाते से, आयुर्वेद के नाते से आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से मैं सरकार में मुख्यमंत्री के होने के नाते या वित्त मंत्री होने के नाते दावे से कह सकता हूं, हमारा प्रदेश का जो बजट आज स्वास्थ्य विभाग में लगता है, वो बहुत बड़ा बजट हम बचा करके और अपने अन्य कामों में लगा सकते हैं, आयुष के माध्यम से अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी विधा योग, प्राणायाम और आसन। ये आसन हमारे लिए अभी तो और नौजवानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि पहली बार आसन को खेलों का हिस्सा बनाया है। पहली बार खेलों का हिस्सा बनाया है। अभी खेलो इंडिया में योगासन उसका एक खेल था, और उस योगासन में सारे देश भर के लोगों ने आकर के अपने प्रदर्शन किए। और मुझे खुशी आपको बताते हुए कि हमारे हरियाणा हालांकि प्रथम स्थान पर अव्वल आया है योग यानी खेलो इंडिया में, सारे देश में हम जो है चैंपियन बने हैं उसमें, लेकिन उसमें योगासन बच के भाई, बच के, कोई बात नहीं, इंद्र देवता का प्रसाद है, ये इंद्र देवता का प्रसाद है, चिंता मत करो। तो इस प्रकार से योगासन में 6 गोल्ड मेडल ये हरियाणा ने प्राप्त किए हैं मित्रों, 6 गोल्ड मेडल योगासन में लिए। तो ये हमारे लिए खेल का भी एक बड़ा प्रकार हो गया है। इसलिए हमको इसमें और आगे कैसे बढ़ना है, हमने स्कूलों में, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में इस योग की विधा को
आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया है। हरियाणा में पहली बार यानी पहली कक्षा से लेकर के और 10वीं कक्षा तक योग की पाठ्यक्रम के अंदर भी ये हमने जोड़ा है। और उस पाठ्यक्रम में जोड़ने के बाद प्रतिदिन वहां योग का अभ्यास ये भी कराया जाएगा, ताकि हमारा जो बचपन है वही उसका जो शरीर है उसका सुगठित शरीर ये बने, ये हम उसमें ध्यान कर रहे हैं। हरियाणा में योग के प्रचार प्रसार के लिए योग आयोग, इसका भी हमने गठन किया है, हरियाणा योग आयोग। हरियाणा योग आयोग के माध्यम से गांव-गांव में, हर शहर में, विद्यालयों में, संस्थाओं में इस योग का प्रचार प्रसार कैसे ज्यादा हो, ये हमारे योग आयोग के माध्यम से हम लोग इसमें लगे हैं। मित्रों, योग शिक्षक और स्वयंसेवक, इसमें भी हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। हमने अपना जो श्री कृष्ण जो आयुष यानी महाविद्यालय था, अभी तक कॉलेज था, उसको आयुष का विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाई है। और जहां तक मेरी जानकारी है, कोई भी और प्रदेश जिसमें आयुष की यूनिवर्सिटी बनी हो, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। तो आयुष की यूनिवर्सिटी का मतलब है कि वहां हमारे विद्यार्थी आयुष का ज्ञान, विज्ञान, उसकी पढ़ाई करेंगे, डिग्री लेंगे। न केवल प्रदेश में, दुनिया में, देश में जाकर के आयुष का प्रसार कैसे करना है, ये कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, इसका भी हमने प्रचार किया है। इस प्रकार से राष्ट्रीय पंचकुला में आयुष का एक एम्स ये हमने बनाया है। अभी हम एम्स दिल्ली में सुनते हैं, एलोपैथी के नाते से इलाज होता है, लेकिन आयुर्वेद का भी एम्स ये हो सकता है। ये आयुष का एम्स पंचकुला में, जिसकी बिल्डिंग ये निर्माणाधीन है, अगले आने वाले समय में और बहुत जल्दी उसका हम उद्घाटन करवाएंगे। मैं आशा करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी को हम कहेंगे कि देश के जो सबसे बड़े एक एम्स का, एलोपैथी आयुर्वेद के एम्स का, और वो अपने कर कमलों से उद्घाटन करें। तो इसलिए मित्रों, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर एक आपसे अपील करना चाहता हूं कि योग को ये माने कि योग करना हमारे लिए स्वस्थ भव, ये आशीर्वाद है। आपने जीवन में योग उतार लिया तो एक प्रकार से आपको यह आशीर्वाद मिल गया कि आप हमेशा में स्वस्थ रहेंगे, निरोगी काया के साथ रहेंगे, तभी आपका शरीर जो है निरंतर आपका साथ देगा। आपको एक संकल्प लेना चाहिए कि अगले योग दिवस तक, जो भी अगला हमारा 21 जून का योग दिवस आएगा, उस समय तक हम जो है एक जीवन में कोई ना कोई एक परिवर्तन, कोई एक खाने पीने की, स्वभाव की कोई भी हमारी बुरी आदत अगर जीवन में लगी हुई है, उसको दूर करेंगे। खास करके युवाओं को मैं अपील करता हूं कि आज हरियाणा में, खास करके पंजाब बॉर्डर के जो जिले हैं, उन जिलों में और नशे का एक प्रचलन ये शुरू हुआ है, और उसके लिए बहुत प्रकार की मेडिसिन इसका उपयोग करने लगे हैं। तो मेरा निवेदन है, इस नशे से हमको दूर होना है। अगर नशे से शरीर को बचा लेंगे तो ये शरीर हमारा सुनहरा एक प्रकार का, यानी जैसे सोने की चीज कही जाती है, डायमंड की चीज कही जाती है, सर्वश्रेष्ठ शरीर अगर रखना है तो इस नशे से मुक्ति ये हमको चाहिए। हमको पर्यावरण के नाते से, क्योंकि कोविड के दिनों में देखा ऑक्सीजन की कमी ये एक प्रकार की हमारे शरीर को जो परेशान कर रही थी, वो ऑक्सीजन था। तो ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में पैदा करने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना, कोई ना कोई पेड़ लगाना, अपने घर के अंदर लगाना, आसपास लगाना, ये पर्यावरण को सुरक्षित दृष्टि से। और आजकल तो समय है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने का समय ऐसा होता है जिसमें पौधारोपण करना चाहिए, और वो पौधे को सुरक्षित करके कम से कम 3 साल तक सुरक्षित वो रहेगा। जड़ें पकड़ने के बाद वो वृक्ष का रूप लेगा, और एक वृक्ष हमने जीवन में लगा दिया तो ये मानो जीवन भर की हमें जो ऑक्सीजन चाहिए, उस ऑक्सीजन को पैदा करने के लिए हमने जो प्रकृति का ऋण है, ये ऋण उतार दिया। तो इसलिए मित्रों, इस काम को करने के लिए भी हमको आगे रहना है। और एक अंत में मुझे एक घोषणा भी करनी है आपके सामने। आजकल देश के अंदर प्रधानमंत्री जी हमारे प्रयोग धर्मी हैं, बहुत नए नए योजनाएं, नए प्रयोग करने के लिए, और उनको महारत हासिल है। देश का भविष्य कैसे सुधरे, उसमें बहुत से उन्होंने काम किया। एक अभी जो काम किया है वो है सेना में किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन हो,
आज के हिसाब से कैसे, यानी सेना को हम उसको कैसे युवावस्था में लाएं, एवरेज एज कैसे कम करके आए, टेक्निकल आधार पर अपनी सेना को कैसे सुसज्जित करें। आज टेक्निकल जमाना है, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। एक प्रयत्न पिछले 14 तारीख को उन्होंने जो घोषणा की थी देश के रक्षा मंत्री जी ने, वो है अग्निपथ योजना। और अग्निपथ योजना में स्कूली विद्यार्थी, यानी 10वीं पढ़ने वाला, 11वीं पढ़ने वाला, 12वीं पढ़ने वाला, या पास करने के बाद 17.5 साल से 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाकर अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। पिछले 7 दिन से प्रदेश में, देश में एक विवाद बना है। क्या विवाद बना है कि हम अग्निवीर बनेंगे, लेकिन 4 साल के बाद 75% लोगों को वापस आना होगा, 25% वहां जो है उनको रखा जाएगा। तो ये 75% क्या करेंगे? पहली बात तो यह है, ये कंपटीशन का जमाना है, प्रतियोगिता का जमाना है, और प्रतियोगिता में वही आगे निकलता है जिसका शरीर सधा हुआ हो, जिसका मन सधा हुआ हो, जिसका मस्तिष्क सधा हुआ हो, जो बाकी सबसे आगे निकल सके, वो सबसे पहले जो है वो अपने आप को स्थापित करता है। तो 4 साल में वो जो नौजवान है, जो अभी 21 वर्ष का ही होगा, 25 वर्ष के बाद आने के बाद उसका शरीर, मन, बुद्धि उस ट्रेनिंग से भरपूर होकर के सधा हुआ होगा। और ये ट्रेनिंग कई बार तो हम जो अपनी सर्विसेज देते हैं पुलिस में, बाकी जगह में, यहां हमको उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ती है 9-9 महीने, 1-1 साल तक। लेकिन 4 साल की इस ट्रेनिंग के बाद अगर वो वापस आता है तो बहुत उपयोगी व्यक्ति बनकर के आएगा। उसमें उसकी ये नहीं है कि कोई नौकरी जीवन भर की है, नौकरी तो वास्तव में उसके बाद ही उसको करनी है। पूरा जीवन हमारा 60, 65, 70 साल तक एक प्रकार से स्वस्थ रहता है, कैपेबल रहता है, सक्षम रहता है। अब उस समय हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल, आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से यानी 75% जो लोग वापस आएंगे, उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना, ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटीड उसको जरूर मिलेगी। इसलिए इस बात की घोषणा यहां से करते हुए मैं अपने आज के इस वक्तव्य को समाप्त करता हूं।